जब 7वें रात हुई तो उसने कहा कि ऐ नेक बख्त बादशाह, मुझे मालूम हुआ कि जब मछलियों ने बातें की और लड़की ने छड़ी मारकर कढ़ाई उलट दी और जिधर से आई थी इधर चली गई और दीवार बंद हो गई, तो वजीर उठा और उसने कहा कि ये वाकया बादशाह से ज़रूर बयान करना चाहिए। वो बादशाह के पास गया और सारा माजरा बयान किया जो इसका चश्मदीद था। बादशाह ने कहा कि उसे मैं खुद अपनी आंख से देखना चाहता हूँ। इसने माही गिर को बुलवाया और वैसी ही 4 मछलियों के लाने का हुक्म दिया और 3 आदमी इसके ऊपर तैनात कर दिए। माही गिर गया और वैसी ही 4 मछलियां लेकर फौरन आ गया। बादशाह ने इसे 400 दीनार देने का हुक्म दिया और वजीर की तरफ मुखातिब होकर कहने लगा कि उठ मछलियों को यहीं मेरे सामने तल। वजीर ने कहा कि बसर वो चश्म। वो कढ़ाई लाया और मछलियों को बनाकर कढ़ाई आग पर चढ़ाई और मछलियां इसमें डाल दी, तो क्या देखता है कि दीवार फटी और इसमें से एक हबशी गुलाम निकला, जैसे काली चट्टान या आदा की कौम का पसमानदा। इसके हाथ में हरे दरख्त की एक टहनी थी और उसने बड़ी करख्त आवाज से कहा कि ए मछलियों, तुम अपने पुराने वादे पर कायम हो। मछलियों ने अपना सर कढ़ाई से निकालकर कहा कि हाँ, हम वादे पर कायम हैं। गुलाम कढ़ाई की तरफ बढ़ा और उसे इस शाख से जो उसके हाथ में थी उलट दिया और जिधर से आया था उधर चलता बना। बादशाह और वजीर दोनों ने देखा कि मछलियां कोयला हो गई हैं। बादशाह हैरान हुआ और कहा कि इस वाक़ये का पोशीदा रखना मुमकिन नहीं, इन मछलियों के मुताल्लिक कोई भेद ज़रूर है। बादशाह ने हुक्म दिया कि इस माही गिर को बुलाया जाए। जब वो आया तो बादशाह ने कहा कि लानत हो तुझ पर, ये मछलियां तो कहाँ से लाया था। माही गिर ने जवाब दिया कि शहर के सामने वाले पहाड़ के नीचे 4 पहाड़ियां हैं, इनके दरमियान में एक तालाब है, इसमें से ये मछलियां लाया हूँ। बादशाह ने माही गिर की तरफ गौर से देखा और कहा कि के दिन की राह है। माही गिर ने जवाब दिया कि ए मेरे आता, मेरे सुल्तान सिर्फ आद पे हर की राह है। बादशाह हैरान हुआ और उसने हुक्म दिया कि लश्कर निकले और सवार हो। माही गिर आगे आगे था और देव पर लानत भेजता जाता था, यहाँ तक कि वो पहाड़ पर चढ़े और एक बड़े लंबे चौड़े जंगल में उतरे जिसे इन्होंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। सुल्तान और सारे सिपाही सख्त हैरान थे। अलगर्ज इन्होंने देखा कि जंगल है और उसके बीच में 4 पहाड़ियों के दरमियान एक तालाब है और उसमें 4 रंग की मछलियां हैं, लाल और सफ़ेद और पीली और नीली। बादशाह ठहर गया और उसे सख्त तज्जुब था। इसने सिपाहियों और बाकी तमाम हाजिरीन से पूछा कि तुमने ये तालाब पहले कभी देखा है। इन्होंने अर्ज़ की कि जहाँ पनाह हमने उसे आज तक नहीं देखा। इन्होंने बड़े बूढ़ों से दरियाफ्त किया तो इन्होंने भी जवाब दिया कि हमने इस जगह पर तालाब कभी नहीं देखा। बादशाह ने कहा कि जब तक मैं इस तालाब और इन मछलियों का भेद ना दरियाफ्त कर लूँगा, खुदा की कसम है कि मैं शहर में दाखिल ना हूँगा और ना तख्त पर बैठूँगा। बादशाह ने तमाम लोगों को हुक्म दिया कि वो उन पहाड़ियों के आसपास उतर जाएं और वजीर को तलब किया। वजीर बहुत ज़ीरिक और दाना और आकिल और सियासतदान था। जब वो आया तो बादशाह ने कहा कि मैं एक काम करना चाहता हूँ और तुझे मतला करना चाहता हूँ। मेरा दिल चाहता है कि आज रात मैं अकेला रहूँ और इस तालाब और मछलियों के राज का पता लगाऊँ। तो मेरे खेमे के दरवाजे पर बैठा रह और अमरा और वज़रा और खुदाम और नवाबों में से जो कोई मेरे मुताल्लिक दरियाफ्त करे, इससे कह दीजिए कि सुल्तान बीमार है और मुझे हुक्म है कि मैं किसी को अंदर ना जाने दूं और किसी को भी मेरे इरादे की खबर ना हो। वजीर को ये ताकत कब थी कि वो बादशाह की बात ना मानता। बादशाह ने भीसा बदला और तलवार लगाई और एक पहाड़ी के ऊपर चल दिया और बाकी रात सुबह तक चलता रहा। दूसरे दिन भर चला और बसबब रात भर चलने के गर्मी से बेताब था। फिर दूसरी रात फिर सुबह तक चलता रहा। अब इसे दूर से एक सियाह धब्बा सा नजर आया। वो खुश हो गया और दिल में कहने लगा कि शायद मुझे यहाँ कोई मिल जाए और तालाब और मछलियों का भेद बता सके। जब करीब पहुँचा तो क्या देखता है कि वो एक महल है जो काले पत्थर का बना हुआ है और इस पर लोहे के पत्थर जुड़े हैं और दरवाजे का एक पट खिला हुआ है और दूसरा बंद। बादशाह खुश होकर दरवाजे पर ठहर गया और आहिस्ता आहिस्ता दस्तक दी, लेकिन जवाब ना मिला। फिर दूसरी बार दस्तक दी और फिर तीसरी बार, लेकिन जवाब ना मिला। फिर इसने बड़ी जोर से दस्तक दी, लेकिन फिर भी किसी ने जवाब ना दिया।
اس نے خیال کیا کہ یہ مکان ضرور خالی ہوگا۔ اب وہ ہمت کر کے محل کے دروازے سے دہلیز تک گیا اور زور سے آواز دی کہ اے محل والو، میں ایک پردیسی آدمی اور مسافر ہوں، تمہارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ ہے؟ یہی اس نے دوبارہ اور سہ بارہ کہا، لیکن اسے کوئی جواب نہ ملا۔ اب وہ اپنے دل کو مضبوط کر کے دہلیز سے آگے بڑھا اور محل کے بیچ میں پہنچ گیا۔ اب بھی وہاں کوئی نہ ملا، مگر اس نے دیکھا کہ ریشم اور زربفت کا فرش بچھا ہوا ہے اور پردے پڑے ہوئے ہیں، اور محل کے بیچ میں ایک بڑا آنگن ہے اور اس میں 4 ایوان اور ایک بارہ دری ہے۔ ایوان آمنے سامنے ہیں اور ایک شامیانہ لگا ہوا ہے اور ایک حوض ہے جس کے اوپر سرخ سونے کے 4 درندے بنے ہوئے ہیں اور ان کے منہ سے پانی مثل موتی اور ہیرے کے نکلتا ہے، اور محل میں چاروں طرف چڑیاں ہیں اور محل کے اوپر سونے کی جالی لگی ہوئی ہے تاکہ وہ باہر نہ جا سکیں، مگر کسی انسان کا نامو نشان نہیں۔ بادشاہ حیران ہوا اور اسے اس بات پر افسوس ہوا کہ یہاں بھی کوئی شخص نہیں جو اس جنگل اور تالاب کی مچھلیوں اور پہاڑیوں اور محل کا بھید بتا سکے۔ وہ آنگن میں بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اتنے میں کسی شخص کی نہایت دردناک آواز سنائی دی جو رو رو کر یہ شعر گا رہا تھا، میں نے تیری باتوں کو بہت چھپایا لیکن وہ ظاہر ہو ہی گئیں، اور بجائے نیند کے میری آنکھوں میں بیداری کا گئی۔ زمانے میرے اوپر رحم مت کھا اور اس کا ساتھ مت چھوڑ، میری روح تکلیف اور خطرے میں پھنسی ہوئی ہے۔ اس قوم کے ایسے شریف پر کوئی رحم نہیں کھاتا جو محبت کی راہ میں ذلیل ہو چکا ہو، اور نہ ایسے امیر پر جو غریب ہو چکا ہو۔ مجھے تیرے متعلق نسیم پر بھی رشک آتا ہے، لیکن جب قسمت نے یاروی نہ کی تو آنکھیں بھی اندھی ہو گئیں۔ تیر انداز کیا کرے اگر اس کا دشمن سامنے ہو اور وہ تیر چلانا چاہے اور کمان کا چلا ٹوٹ گیا ہو۔ اگر انسان پر رنج و غم کی مصیبت ٹوٹ پڑے تو وہ قضا و قدر سے بھاگ کر کہاں جا سکتا ہے؟ جب سلطان نے رونے کی آواز سنی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس آواز کی طرف چل دیا۔ اب اس نے دیکھا کہ ایک نشست گاہ پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ اس نے پردہ اٹھایا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک نوجوان ایک کرسی پر جو زمین سے گز بھر اونچی ہے بیٹھا ہوا ہے۔ نوجوان نہایت حسین قد و قامت، نہایت دلکش، زبان فصیح، چہرہ چمکدار، رخسار سرخ سفید انڈرسکور اس پر عنبر کی نکی کی طرح ایک تل۔ بادشاہ اسے دیکھ کر باغ باغ ہو گیا اور اسے سلام کیا اور دیکھا کہ وہ نوجوان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا لباس ریشمی ہے جس پر مصری سونے سے کشیدہ کڑھا ہوا ہے، اس کے سر پر ہیروں سے جڑا ہوا تاج ہے، لیکن اس کا چہرہ غمگین نظر آتا ہے۔ بادشاہ کے سلام کا اس نے بہتر جواب دیا اور کہنے لگا کہ اے میرے بزرگ، مجھے تیرے خیر مقدم کے لیے کم از کم اٹھ کھڑا ہونا تھا، لیکن میں معذور ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ اے نوجوان، میں تیری معذرت قبول کرتا ہوں، میں تیرا مہمان ہوں اور ایک ضروری کام کے لیے آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تو مجھے اس تالاب اور مچھلیوں اور محل اور اپنی تنہائی اور رونے کا بھید بتا دے۔ جب نوجوان نے یہ باتیں سنے تو اس کے چہرے پر آنسو بہنے لگے اور وہ زار زار رونے لگا، اور ایک سرد آہ کھینچ کر اس نے کہا، تمام باتیں خدا پر چھوڑ دے اور غم اور فکر میں مت پڑ، یہ مت پوچھ کہ فلاں بات یوں کیوں ہوئی، یہی تقدیر میں لکھا تھا۔ بادشاہ کو تعجب ہوا اور وہ کہنے لگا کہ اے نوجوان، تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا کہ بات ہی رونے کی ہے، جب میں اس حالت میں گزر کروں۔ وہ اپنے دامن کی طرف ہاتھ لے گیا اور اسے اٹھایا تو نیچے کا آدھا دھڑ پتھر کا تھا اور ناف سے لے کر سر کے بالوں تک وہ انسان تھا۔ جب بادشاہ نے نوجوان کو اس حالت میں دیکھا تو اسے بے حد رنج و غم اور افسوس ہوا، اور اس نے کہا کہ اے نوجوان، تو نے میرے رنج کو دوبالا کر دیا۔ اب تک تو میں محض مچھلیوں کی حالت جاننا چاہتا تھا، اور اب ان کی اور تیری دونوں کی، خدا کے واسطے اپنا حال جلد بیان کر۔ اس نے کہا، سن اور دیکھ۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے کان اور آنکھیں حاضر ہیں۔ نوجوان نے کہا کہ میرا اور ان مچھلیوں کا عجیب و غریب واقعہ ہے، اگر اسے سوئی کی نوک سے آنکھوں کے کونوں میں لکھا جائے تو لوگوں کے لیے بڑی عبرت کا باعث ہوگا۔ بادشاہ نے کہا کہ کس طرح؟ نوجوان نے کہا کہ اے میرے بزرگ سن، میرا باپ اس شہر کا بادشاہ تھا، اس کا نام محمود تھا اور اس کی حکومت جزائر سیاہ پر تھی، اور وہ ان چاروں پہاڑوں کے بیچ میں رہتا تھا۔ 70 سال حکومت کر کے اس کا انتقال ہو گیا اور میں بادشاہ ہوا، اور میں نے اپنی چچیری بہن سے شادی کی۔ اسے مجھ سے اتنی محبت تھی کہ اگر میں موجود نہ ہوتا تو وہ نہ کھانا کھاتی نہ پانی پیتی۔
उसी तरह 5 साल तक मेरा और इसका साथ रहा। एक दिन का जिक्र है कि वो हम्माम में गई और बावर्ची से कहा कि हमारे लिए कोई चीज़ जल्द पकाकर रात का खाना तैयार कर। फिर मैं इस महल में आकर अपनी ख्वाबगाह में सो गया और 2 लोंडियों को हुक्म दिया कि वो पास रहीं, एक सरहाने और दूसरी पाइनती। मुझे अपनी बीवी के मौजूद ना होने की वजह से बड़ी परेशानी थी और नींद ना आती थी। हाँ, मेरी आंखें तो बंद थीं मगर रूह बेदार थी। अब मैं क्या सुनता हूँ कि सरहाने वाली लौंडी पाकती वाली से कह रही कि ए मसूदा, मुझे अपने आका और इसकी जवानी पर तरस आता है। इसे हमारी मालिका से खुदा इस रंडी पर लानत भेजे, क्या नुकसान पहुँच रहा है। इसने कहा कि हाँ, खुदा की मार हो दगाबाज और जानी औरत पर, वो हमारे आका और इसकी जवानी के काबिल नहीं, वो हर रात बाहर सोती है। फिर सरहाने वाली लौंडी ने कहा कि मालूम नहीं कि हमारा आका गूंगा है या इस पर जादू टोना किया गया है कि वो इससे बाज पूरस नहीं करता। इस पर दूसरी लौंडी ने कहा कि चल बेचने हो, वो हमारा आता है, या तो वो सब कुछ जानता है और या उसने उसे इख्तियार दे रखा है। तुझे मालूम नहीं कि जो शराब का प्याला वो उसे सोते वक्त देती है, इसमें भंग मिला देती है और उसे दुनिया वो माफिहा की खबर नहीं रहती, और ये भी उसे मालूम नहीं होता कि वो कहाँ जाती है। शराब पिलाने के बाद वो अपने बेहतरीन कपड़े पहनती और अतर लगाती है और उसके पास चलती होती है और तड़के तक गायब रहती है। जब वो वापस आती है तो उसकी नाक में किसी ही चीज़ की धोनी देती है और वो जाग उठता है। जब मैंने लौंडी को ये कहते सुना तो आंखों के आगे अंधेरा छा गया, लेकिन इसका यकीन ना आया। यहाँ तक कि दूसरी रात हुई और मेरी चचीरी बहन हम्माम से निकली। हमने दस्तरख्वान बिछाकर खाना खाया और थोड़ी देर तक बैठकर बातें करते रहे, जैसे कि हर रोज़ किया करते थे। फिर इसने शराब मनगाई, जिसे मैं हर रोज़ की तरह पी गया, मगर मैंने इसे गिरेबान में उंडील दिया और फौरन लेट गया और टी मार ली। इसने कहा कि रात भर सोता रहियो और हरगिज़ मत जागेव। खुदा की कसम, मुझे तुझसे और तेरी सूरत से नफरत है और मैं तेरे साथ सोने पर लात मारती हूँ। ना मालूम खुदा कब तेरी रूह कब्ज़ा करे। ये कहकर वो उठी और अपने बेहतरीन कपड़े पहने और अतर लगाया और मेरी तलवार लेकर कमर से बांधी और महल के दरवाजे खोले और चलती हुई। मैं उठा और इसके पीछे पीछे हो लिया और महल से बाहर आया। वो शहर के गली कूचों में होती हुई शहर के दरवाजे पर पहुंची। वहां इसने कुछ पढ़ा जो मेरी समझ में नहीं आया और सारे कुफ्ल खलकर गिर पड़े और दरवाज़ा अपने आप खल गया। वो शहर से बाहर निकली और मैं इसके पीछे पीछे लगा हुआ था, मगर उसको इस बात की खबर ना थी। यहाँ तक कि कोड़े के 2 ढेरों के बीच में पहुंची और एक झोपड़ी के पास आई जो ईंटों की बनी हुई थी और इस पर एक गुंबद था और इसका एक दरवाज़ा। वो अंदर दाखिल हुई और मैं गुंबद के ऊपर चढ़कर पीठ के बल लेट गया और इन्हें झांकने लगा। अब मैं क्या देखता हूँ कि मेरी चचीरी बहन एक हबशी गुलाम के पास है, जिसका एक होंठ चौतड़ की तरह और दूसरा कालीन की तरह था। वो अपने होंठों से कनकरियों के ऊपर से रेत चुन सकता था। वो फटे पुराने चैथड़े पन्ने प्याल के फर्श पर पड़ा हुआ था। इसने इसके सामने आकर जमीन को बोसा दिया। गुलाम ने सर उठाकर उसे देखा और कहने लगा कि ए मरदूद, तो अब तक कहाँ थी? मेरे यहाँ मेरे हबशी चचीरे भाई आए हुए थे। इन्होंने शराब पी और हर एक के साथ एक एक लड़की थी। मैंने तेरी वजह से शराब तक ना पी। इसने जवाब दिया कि ए मेरे आका, मेरे प्यारे, मेरी आँख के तारे, तुझे मालूम है कि मैं अपने चचीरे भाई की बीवी हूँ और मुझे इसकी सूरत से नफरत है और मैं इसकी हम बसुतरी से कोसों भागती हूँ। अगर मुझे तेरा ख्याल ना होता तो सूरज निकलने से पहले सारे शहर को तबाह कर देती और उसमें कौवे और उल्लू बोलने लगते और गीदड़ और भेड़िए आकर रहते और इसकी ईंटें और पत्थर कोह काफ के पीछे फेंक आती। गुलाम ने कहा कि ए हरामजादी, तो झूठी है। मुझे हबशियों की इज्जत की कसम है और हमारी शराफत को गोरे लोगों की शराफत ना समझ। अगर आज के बाद तूने इतनी देर लगाई तो हम बिस्तर तो दरकनार, मैं अपने जिस्म को तेरे से मस्तक ना करूँगा। ए हरामजादी, तो मेरे साथ आँख मिचौली खेलती है और हमसे अपनी शहवत पूरी कराती है। ए मर्दार, ए कतिया, ए जलील तरीन गोरी। मैंने जब ये बातें सुने और जो कुछ इनके दरमियान हो रहा था वो मैं सुन और देखे रहा था, तो दुनिया मेरी आंखों में तारीक हो गई और मुझे ये भी मालूम ना रहा कि मैं हूँ कहाँ। मेरी चचीरी बहन खड़ी इसके आगे रो रही थी और इसकी खुशामद करती और गुलाम से कहती थी
کہ اے میرے پیارے میرے جگر پارے، اگر تو مجھ سے ناراض ہوگا تو میرا دنیا میں اور کون ہے؟ اگر تو مجھے نکال دے گا تو میں کس کے پاس جاؤں گی؟ اے میرے پیارے، میری آنکھوں کے نور۔ وہ اس طرح روتی اور گڑگڑاتی رہی یہاں تک کہ وہ راضی ہو گیا۔ وہ خوشی کے مارے پھول گئی اور اٹھ کر اپنے اوپر اور نیچے کے کپڑے اتارے اور کہنے لگی کہ اے میرے آقا، تیرے پاس کوئی چیز ہے جو تیری لونڈی کھائے؟ اس نے کہا کہ فلاں لگن کھول، اس میں کچھ چوہوں کی ہڈیاں ہیں جو آج پکے تھے، ان کو کھا لے، اور دیکھ فلاں ہدیہ میں کچھ بچی کچی شراب ہے، اسے پی جا۔ وہ اٹھی اور کھا پی کے اپنے منہ ہاتھ دھوئے اور پیال پر غلام کے پاس لیٹ گئی اور ننگی ہو کر اس کے چیتھڑوں کے اندر گھس گئی۔ جب میں نے اپنی چچیری بہن کی یہ کارروائی دیکھی تو میں اپنے آپ کو بالکل بھول گیا اور گنبد پر سے اتر کر وہ تلوار اٹھا لی جو میری چچیری بہن لائی تھی اور اسے کھینچ کر مصمم ارادہ کر لیا کہ دونوں کو قتل کر دوں گا۔ پہلے میں نے غلام کی گردن پر وار کیا اور خیال کیا کہ اس کا کام تمام ہو گیا۔ شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔